अगर आप यूपीएससी ये 2024 जो होने वाला है प्रीलिम्स और किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा जो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। ये जो लक्ष्मीकांत का 7वां एडिशन आया इसमें जितने भी दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ उनको कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन कवर कर लिया और भी डिफरेंट लेक्चर लिए हैं हमने किसी बुक से जो इसमें दे रखा है, चाहे प्रेसिडेंट ले लीजिए, डीपीएसपी ले लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ले लीजिए, सारे लेक्चर हमने लेके रखे हैं इस बुक के। तो अगर आपने उनको ना देखा हो तो उसका प्लेलिस्ट हमारे ये चैनल पे विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं बाकी के लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी संवैधानिक संस्था है और इस बुक में जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कौन सी, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। आज हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, इसके सारे पहलुओं को देखेंगे कि कौन इसका गठन करता है, इसकी योग्यता के निर्धारक कौन करता है, कितने सदस्य होते हैं, क्वासी जुडिशियल क्या होता है, सारे भी जितने प्रोविज़न है सबको देखेंगे। सलाहकारी भूमिका इसकी हो गई और भी जो भी डिवीज़न होता है राज्यों केंद्र सरकारों के मध्य जो करों का हस्तांतरण या वितरण होता है उन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए जो क्या करों का वितरण होता है वो क्या फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करता है या राज्यों के लिए अलग से वित्त आयोग बनाया गया है, तो इनको भी देखेंगे। और 15वां वित्त आयोग जो आया था उसकी अनुशंसाएं जितनी थी उनको देखेंगे, किस प्रकार से क्या होता है कि किस प्रकार से जो राज्य और केंद्र है उनके मध्य जो केंद्रीय करों का वितरण जो होता है किस प्रकार से किया जाता है उसको भी देखेंगे, कितने उसमें डायमेंशन है और कितने सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो मेरा नाम है अक्षय सिंह, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। उससे पहले अगर आपको कोई तैयारी से रिलेटेड दिक्कत आ रही हो तो ये मेरे हैंडल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप आके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। बाकी लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और ये जो जितने भी लिंक हैं यहाँ पे अगर कोई डाउट क्वेरी पूछना हो तो वहाँ पे जाके लिंक मिलेगा, वहाँ पे विजिट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं आके, ठीक है, डायरेक्टली। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग, जिसको संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे अच्छे से और प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आएंगी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अलग से हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का हम सेक्शन देख रहे हैं, उसमें फाइनेंस कमीशन आज देखेंगे। इससे पहले हमने जैसे बताया था पहले भी कि यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन को हम कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्या, फाइनेंस कमीशन। भारत का संविधान जो है 280 अनुच्छेद जो है 280 भारत के संविधान में दिया गया है। उसमें क्या एक अर्ध न्यायिक, मतलब अर्ध न्यायिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वासी जुडिशियल, ये ध्यान रखिएगा। क्वासी जुडिशियल बॉडी है कौन सी, फाइनेंस कमीशन, ये ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद क्या है 280, इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद कौन सा, 280, यहाँ मैं प्रीलिम्स लिख देता हूँ, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 280 में क्या कि अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उसको जब आवश्यकता लगे तो उसका गठन कर सकता है, पहले भी कर सकता है, 5 वर्ष के पहले भी। तो ध्यान क्या रखना है, फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति करता है, ये भी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अनुच्छेद 280 ध्यान रखिएगा, अर्धन्यायिक संस्था है, मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडी और साथ ही संवैधानिक संस्था भी है। और संवैधानिक संस्था इसलिए क्योंकि इसका संविधान के अनुच्छेद में मेंशन दिया हुआ है। और इसमें जो गठन कौन करता है इसका, तो राष्ट्रपति करता है हर 5वें वर्ष पे या आवश्यकता अनुसार, जो 5 वर्ष है उससे पहले भी इसका गठन कर सकता है। आगे देख लेते हैं कि संरचना क्या है। तो फाइनेंस कमीशन की संरचना के संबंध में अगर देखेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, इसकी जो संरचना है उसमें कौन कौन होता है, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, ये भी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, क्योंकि गठन राष्ट्रपति करता है तो नियुक्ति और जो भी ये सब चीज़ें होंगी वो राष्ट्रपति करेगा। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, मतलब पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे अपना ये 15th फाइनेंस कमीशन है, इसके 2 बार हुआ है ये कि 21 से 22 तक का और फिर 22 से 26 तक का जो अपना फाइनेंस कमीशन है 15वां वित्त आयोग, उस जो एनके सिंह अध्यक्ष है जिनके, तो उसका 2 बार गठन हुआ है। तो वही यहाँ पे लिखा पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे लेक्चर में हम 15वां जो वित्त आयोग है उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो 4 एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो समय सीमा होती है वो भी कौन तय करता है, कि कार्यकाल जो होता है कौन करता है, तो राष्ट्रपति तय करता है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्माण करने का अधिकार दिया है। संविधान ने इनके सदस्य जो हैं उनके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार किसको दिया, तो संसद को दिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है जो इनके सदस्यों की योग्यता का निर्धारण है वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, संसद को दिया है संविधान ने अधिकार और संसद ही इनके क्या योग्यता और जो चयन विधि का निर्धारण है करने का अधिकार देती है किसको, संसद को।
तो संसद ध्यान रखिएगा। इसी के तहत संसद के अन्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। तो संसद ने ही क्या किया है, जो इसके अध्यक्ष होंगे और जो अन्य सदस्य होंगे, जो 4 अन्य सदस्य यहाँ पे दिए हैं, उनकी योग्यताओं का निर्धारण किया है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य 4 सदस्य को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि इनकी योग्यता और जो चयन विधि है उसका निर्धारण करे। तो संसद ने इसको निर्धारित किया और संसद के जो निर्धारित किया उसके अनुसार अध्यक्ष जो होगा वो क्या होगा। अध्यक्ष के मामले में संसद ने क्या बताया है, तो अध्यक्ष के मामले में संसद ने बताया कि अध्यक्ष जो होगा सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, ठीक है। और जो अन्य 4 सदस्य हैं उनके संबंध में नीचे योग्यताएं दी गई, इनको देख लेते हैं कौन कौन सी योग्यताएं। अन्य 4 सदस्य के संबंध में पहला क्या दे रखा है कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए, मतलब या तो कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वही क्या होगा, अन्य 4 सदस्यों में से एक होगा। दूसरा दे रखा है कि ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तो ठीक है, दूसरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, जो लेखा वित्त मामलों में उसका विशेष ज्ञान हो। और तीसरा जो व्यक्ति होगा कौन सा होगा, जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, वो भी इसका सदस्य बन सकता है, किसका, फाइनेंस कमीशन का। और चौथा दे रखा है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो कौन कौन से हो गए, पहला हाईकोर्ट के जज की योग्यता रखता हो या न्यायाधीश रहा हो, साथ ही ऐसा व्यक्ति जिसे लेखा और वित्त के मामले में अनुभव हो, विशेष ज्ञान हो। तीसरा है जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। और चौथा क्या है, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो उसे जो अन्य सदस्य होते हैं किसके, फाइनेंस कमीशन के, उनके रूप में उनको चयन किया जा सकता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं आगे कार्य क्या है वित्त आयोग के। तो भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिश करता है। कौन कौन सी मामलों पर सिफारिश करता है, तो ये 4 मामले दे रखे हैं। इन मामलों पर भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कौन, हमारा वित्त आयोग। पहला मामला यहाँ दे रखा है, संघ और राज्यों के बीच करों के जो शुद्ध आगम है, जो कर जो होता है उसका खुद शुद्ध जो आवंटन होता है, उसके वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का जो आवंटन होगा उसके संबंध में क्या करेगा, भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। दूसरा क्या है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांत जो है इस संबंध में भी राष्ट्रपति को क्या करेगा, सिफारिश करेगा। तीसरा जो दे रखा है, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय कर सकेगा। इस संबंध में भी क्या करेगा, तो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। और चौथा दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय जो भी होंगे उस संबंध में क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो कौन कौन से विषय, करों का जो आवंटन है संघ और राज्य के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का आवंटन होगा और वितरण होगा, इन सब का कार्य कौन करेगा, इस संबंध में सिफारिश करेगा वित्त आयोग। किसको करेगा सिफारिश, तो राष्ट्रपति को करेगा। दूसरा, भारत की संचित निधि से जो राज्यों का आवंटन किया जाता है, ठीक है, सहायता अनुदान के मामले में, उस संबंध में भी क्या करेगा, राष्ट्रपति को ये सिफारिश करेगा। तीसरा दे रखा है, राज्य वित्त आयोग अगर कोई सिफारिश करता है उसके आधार पर राज्य में जो नगर पालिकाएं और पंचायत हैं उनके संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए संचित निधि से जो पैसा वैसा दिया जाना चाहिए उस संबंध में सिफारिश करेगा। और चौथा दे रखा है, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय है जिन संबंध में क्या करेगा, ये सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से। आगे दिया 1960 तक आयोग क्या था, असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादकों के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियों के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था। तो मतलब यहाँ पे जूट और जूट उत्पाद बनते थे कहाँ कहाँ पे, तो असम है, बिहार है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। तो प्रत्येक वर्ष क्या करता था, ये जो प्राप्तियाँ आती थी शुल्क में उस संबंध में सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था 1960 तक। और संविधान के अनुसार यह सहायता राशि 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जाती रही है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और क्या बता रखा है इसमें कि आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ पीटी, तो ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा क्या कि आयोग जो होगा हमारा वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखेगा, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन और इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में भी विवरण रखा जाता है। तो इसमें केवल इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रिपोर्ट किसको सौंपता है फाइनेंस कमीशन, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसको रखता है, ठीक है। तो कार्य देख लिए, कार्य में जो चीज़ें देखनी थी हमने देख ली, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, इनके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण जो करता है वो संसद करती है। जरूर हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। संसद इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करता है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या सलाहकारी भूमिका जो है इसके आयोग की। तो सलाहकारी भूमिका के संबंध में प्रावधान देखते हैं। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वित्त आयोग की सिफारिश जो प्रकृति है कौन सी सलाहकारी, जो भी ये आयोग सिफारिशें करेगा वित्त आयोग की, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है पेपर्स में कि जो वित्त आयोग अपनी सलाह देगा राष्ट्रपति को और जो भी संबंध में जो भी इसकी सलाह होगी वो क्या बाध्यकारी होगी, बाध्यकारी नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसकी जो सलाह होती है वो कैसी होती है,
जो जो मतलब ये अपनी सिफारिश जो देता है वो कैसी होती है, सलाहकारी प्रकृति की होती है, ठीक है, ना कि बाध्यकारी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बाध्यकारी नहीं होती, सलाहकारी होती हैं। इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती, यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिश जो है उसको लागू करे या ना करे। दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामले में लगाने का उसका विधिक अधिकार होगा, ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी संबंध में जो पीवी राजमन्नार हैं, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है, इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण ना हो। तो इस संबंध में प्रावधान की इन्होंने मतलब कथन कहा था किन्ने, कि पीवी राजमन्ना ने, जो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया था सब चीज़ें कि वित्त आयोग एक संवैधानिक और न्यायिक संस्था जरूर है, लेकिन इसकी सलाह भारत सरकार के लिए बाध्यकारी तब तक नहीं है जब तक कि कोई ऐसा बाध्यकारी कारण ना हो। आगे दे रखा है, भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद, ध्यान रखिएगा, राजकोषीय संघवाद का मतलब यह है कि केंद्र और राज्य के बीच जो राजकोषीय संबंध है उसका मतलब उसके संतुलन की भूमिका निभाएगा। यद्यपि पूर्ववर्ती योजना आयोग गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय था के प्रादुर्भाव के साथ केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों में इसकी भूमिका में कमी आई थी। और चौथा वित्त आयोग अध्यक्ष पीवी राजमन्नार ने संघीय राजकोषीय अंतरणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच कार्यों और उत्तरदायित्वों की अतिव्याप्ति बताया था। तो ये क्लैश हुआ था किसमें, जो पहले योजना आयोग था, ठीक है, उसके जगह अब क्या नीति आयोग बन गया, आपको पता होगा। योजना आयोग जो था उस समय का और ये जो वित्त आयोग है, इन दोनों में जो क्या केंद्र और राज्य के वित्त जो संबंध में दोनों की क्लैश हुआ था, तो उस संबंध में इन्होंने बोला था किसने, पीवी राजमन्ना जो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो सलाहकारी भूमिका के संबंध में इतनी चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट जो था प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बता दिया। ऊपर हमने देख लिया जो कार्य के संबंध में प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, उसको भी देख लिया। अध्यक्ष और ये सब कितने अध्यक्ष कितने सदस्य होंगे, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के समक्ष ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, सारी जितने भी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से था इसको देख लिया। और जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी ये सब चीज़ें कहीं ये जो कथन वथन दे रखे हैं या कोई मेंस में आंसर राइटिंग में इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ देख लेते हैं। अभी तक जितने भी फाइनेंस कमीशन हुआ है उसके जो 15 अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, आपको पता होगा। 15 फाइनेंस कमीशन अध्यक्ष NK सिंह है जिसके, तो ये लिस्ट दे रखी है। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, पहला जरूर ध्यान रखिएगा, KC नियोगी थे। कब बना था पहला फाइनेंस कमीशन, तो 1951 से। रिपोर्ट इसने 1952 में सौंपी और कब से कब तक चला, तो 52 से 57 के लिए इसने रिपोर्ट सौंपी थी। दूसरे के संथानम, इनका नाम शुरुआत के 3 ध्यान रख लीजिएगा। चौथा ये राजमन्नार, अभी हमने देख लिया उनका कथन जो दिया गया था। बाकी कुछ ध्यान रखना है तो लास्ट के 3-4 ध्यान रख सकते हैं आप, कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं बन जाते हैं। तो डॉक्टर C रंगराजन थे, कौन से 12th थे, 13 थे विजय केलकर, जो 14 थे YV रेड्डी। रंगराजन YV रेड्डी ये भी RBI के वो भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं। जो 15वें हैं वो कौन है, NK सिंह है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा, ये 4 हो लास्ट के और शुरुआत के 3 इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर ओवरऑल आपको देखना हो तो एक बार नज़रें घुमा सकते हैं इसमें, ठीक है। रटने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि पूरा रटने बैठे लेके कब से कब तक बना क्या हुआ। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन है NK सिंह, जिसका गठन कब हुआ था, तो नवंबर 2017 में हुआ इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा। जैसे हमने बताया जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और 2017 में इसका गठन किया गया 15वें वित्त आयोग का। इसके संबंध में आगे देखेंगे। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 280 और 281 इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 280 में क्या है, तो बताया गया वित्त आयोग होगा एक, और 281 में क्या है, जो भी रिकमेंडेशन या सिफारिशें करता है हमारा वित्त आयोग, उसमें क्या है, अनुच्छेद 281 में उसका वर्णन है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फाइनेंस कमीशन के संबंध में। अब देख लेते हैं जो 15वां वित्त आयोग हमारा था उसके संबंध में प्रावधान। तो 15वां वित्त आयोग, इसमें जितनी भी मोटी मोटी बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं प्रीलिम्स के, उनको देख लेते हैं। गठन कब हुआ, तो गठन हमारा हुआ 15वें वित्त आयोग का, जैसा भी हमने ऊपर बताया, नवंबर 2017 में। इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा कब गठन हुआ था, तो नवंबर 2017 में हुआ था। और गठन किसने किया था, तो राष्ट्रपति ही गठन करता है, जैसा हमने अभी पढ़ लिया है, तो राष्ट्रपति इसका गठन करता है। तो इस संबंध में कुछ दिया, जैसे वित्त आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो क्या करती है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इसको गठित किया जाता है, देख लिया हमने। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है, इसको भी हमने ऊपर पढ़ लिया 1-2 बार। इन्होंने क्या किया, 2 रिपोर्टें सौंपी थी। जो 15वां वित्त आयोग था, इसने ये पहली बार ऐसा हुआ जब वित्त आयोग क्या है 2 बार अपनी रिपोर्ट सौंप रहा है। इसका जब गठन हुआ तो 2017 में, तो पहली रिपोर्ट इसने कब सौंपी थी, तो 2021 के लिए सुझाव दिया था इसने। तो पहला वित्त आयोग जो 15वां वित्त आयोग है उसने 2 बार रिपोर्ट सौंपी, एक बार 2021 के लिए सौंपी और दूसरी रिपोर्ट 21 से 26 की अवधि के लिए सुझाव दिए।
तो पहली रिपोर्ट 20 से 21 के लिए थी, उसमें सुझाव है कि इसे 1 फरवरी 2020 से संसद के पटल पर रखा गया था, और दूसरी रिपोर्ट 21 से 26 की अवधि के लिए थी, और इसको कब रखा गया, तो 1 फरवरी 2021 को संसद के पटल पर रखा गया। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 15वां वित्त आयोग, मोटी मोटी बात ध्यान रखिएगा। 15वां वित्त आयोग के संबंध में अध्यक्ष कौन थे, तो NK सिंह है, ठीक। और क्या किस लिए गठन करता है, गठन करता है राष्ट्रपति। और किस लिए करता है, तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों के सुझाव देने के लिए गठन होता है इसका। और चीज़ क्या, 2 बार हो गया, ठीक है। और ये अवधि ध्यान रख लीजिएगा, पहली बार क्या 20 से 21 के लिए इसने सुझाव दिया था, दूसरी बार 21 से 26 की अवधि के लिए सुझाव दिया है। आगे देख लेते हैं क्या, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा। तो 21 से 26 के लिए जो केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा था वो कितना 41% सुझाया गया था, और 20-21 में भी यही था। जो क्या हुआ था कि जो 14वां वित्त आयोग था उसने क्या बताया था, जो केंद्रीय कर है हमारे सेंट्रल जो कर हैं उसमें क्या था 42% के आसपास जो राज्यों का हिस्सा है उसने बताया था 14वें वित्त आयोग ने। लेकिन जब 15वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट रखता है राष्ट्रपति के समक्ष, तो जो राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखता है, तो क्या होता है कि जब वो 42% की जगह 41% हिस्सा कर दिया जाता है किसका, राज्यों का केंद्रीय करों में, ठीक है। और जो 1% जो इसमें कमी की गई वो कहाँ पे लगा दिया जाता है, तो जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो 1% हटाया गया वो वहाँ पर यूज़ कर दिया जाएगा। केंद्र धनराशि देगी कहाँ पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो 42% टोटल यूज़ होगा, लेकिन जो 1% अलग से था 42 से 41 किया गया, जो 1% बच रहा है वो कहाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में इसका उपयोग होगा। तो ये बताया गया। इसमें देखिए किस हिसाब से जो केंद्रीय कर है उसका राज्यों को हिस्सा दिया जाता है, तो उसको बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ मानदंड दे रखे हैं। इन मानदंडों के आधार पर क्या होता है कि जो केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा है वो दिया जाता है इन आधार पे। तो पहला जो इसमें दिया गया मानदंड क्या, इसको 45% क्या दिया गया, वेटेज दिया गया। और 14वें वित्त आयोग ने क्या 50% इसको वेटेज दिया था। तो ये दे रखा है 14वां वित्त आयोग, फिर 15वां वित्त आयोग, और जो दोबारा 15वां वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है उस संबंध में दिया गया प्रावधान। तो आय का अंतर में मतलब किसी राज्य की आय दूसरे राज्य से कितनी कम है उस आधार पर क्या दिया गया, वेटेज दिया गया है। तो 15वां वित्त आयोग ने 45% के आसपास वेटेज दिया किसमें, आय के अंतर के संबंध में। क्षेत्र के संबंध में जो वेटेज दिया गया था 14वें वित्त आयोग ने वो 15 था, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो चेंज क्या हुआ, 5% का ड्रॉप किया किसमें, आय के अंतर में। जनसंख्या जो 14वां वित्त आयोग था उसने 1971 की जनसंख्या को आधार माना था, लेकिन जो हमारा 15वां वित्त आयोग है उसने 1971 की जनसंख्या को तो 10% के आसपास वेटेज दिया है। साथ ही जो 2011 की जनगणना है, जो 2011 की जनगणना है उसको आधार माना है किसने, 15वें वित्त आयोग ने। वहीं 14वें वित्त आयोग ने कितना 1971 की जनसंख्या को आधार माना था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। और 14वें वित्त आयोग जो था उसने 1971 की जनगणना को आधार माना था, और वेटेज कितना दिया था, तो 17.5% के आसपास। वहीं 15वें वित्त आयोग ने कितना रद्द कर दिया, इसको 2.5% का ड्रॉप लाया, 2.5% के आसपास ड्रॉप दिया है। और यहाँ पे जो 10% था इसको पूरा पूरा हटा दिया गया। तो 14वें वित्त आयोग ने 71 की जनगणना को 17.5% दिया था वेटेज, और 2011 की जनसंख्या को, मतलब ये टोटल अगर मिला दे तो 27.5% जो वेटेज था वो सिर्फ जनसंख्या को दिया था किसने, 14 फाइनेंस कमीशन ने। जो 2 जनगणना उसने ली थी 71 और 2011 की। वहीं अगर 15वां वित्त आयोग देखे तो उसमें केवल एक दे रखा है वेटेज कितना, 15% का वेटेज दे रखा है, और 2011 की जनगणना को आधार माना है। ये पॉइंट नहीं था किसमें, 14वां वित्त आयोग के संबंध में जो मानदंड था उसमें ये मानदंड नहीं था। 14वें वित्त आयोग में जनसांख्यिकी जो प्रदर्शन होता है, डेमोग्राफिक जो प्रदर्शन होता है उस संबंध में ये नया प्रोविज़न ऐड किया गया है क्या। तो इसमें जरूर ये ध्यान रखिएगा जो नया प्रोविज़न ऐड हुआ है, कौन सा मानदंड ऐड हुआ है नया 15वें वित्त आयोग में, तो 12.5% जो वेटेज है वो किसको दिया गया है। तो 12.5% वेटेज किसको दिया गया है, तो जनसांख्यिकी आधार ये प्रदर्शन को, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। 14वें वित्त आयोग में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि राज्यों को इस आधार पर भी जो कर है केंद्रीय कर उसमें हिस्सा मिलेगा। ये 15वें वित्त आयोग में 12.5 है उतना वेटेज दिया गया। वन क्षेत्र था इसको हटा दिया गया 15वें वित्त आयोग में, उसकी जगह वन और पारिस्थितिकी ऐड कर दिया गया, जिसको वेटेज क्या 2.5% का इसमें बढ़ा दिया गया है। बाकी देखिए ध्यान रखने वाली क्या है, जनसांख्यिकी प्रदर्शन ऐड किया गया है, ठीक है। और जो जनसंख्या 1971 की ली थी किसने, 14वें वित्त आयोग ने, उसको हटा दिया गया है। ऐड क्या हुआ, जनसांख्यिकी प्रदर्शन ऐड हुआ है। वन क्षेत्र को हटा दिया गया, उसकी जगह किसको ऐड किया गया, वन और पारिस्थितिकी को। कर और राजकोषीय प्रयास जो था उसको भी नया ऐड हुआ, तो ये भी एक बार देख सकते हैं, इसको भी 2.5% के आसपास वेटेज दिया गया है। और टोटल ये हमारा 100 हो जाता है। तो ऐड क्या क्या हुआ है, ये प्लस हुआ है, वन और पारिस्थितिकी ऐड हुआ है किसके स्थान पर, वन क्षेत्र के स्थान पर। जनसांख्यिकी प्रदर्शन ऐड हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। घटा क्या है, तो 1971 की जनगणना हटाई गई है और वन क्षेत्र को हटाया गया है। बाकी वही आगे दिया गया है क्या, 14 फाइनेंस कमीशन जो टर्म था डेमोग्राफिक चेंज वो डिफाइन किया गया है। पॉपुलेशन कौन सी 2011 का,
और जो रिपोर्ट 2021 की रची थी उसने क्या किया था, टैक्स एफर्ट के स्थान पर इसको यूज़ किया गया डेमोग्राफिक चेंज को। द डेफिनेशन ऑफ द सेम सोर्सेज रिपोर्ट यही सब बताई गई है, तो इतनी चीज़ ना पढ़िएगा, जितना बता दिया क्या क्या नई चीज़ ऐड हुई हैं तो उनको ध्यान रखिए। कर और राजकोषीय प्रयास ऐड हुआ है, वन ऑफ पारिस्थितिकी ऐड हुआ है, वन क्षेत्र हटाया गया, वन क्षेत्र की जगह वन ऑफ पारिस्थितिकी ऐड हुआ है, जनसांख्यिकी प्रदर्शन ऐड हुआ है, जनसंख्या को हटाया गया 1971 की, उसकी जगह 2011 की जनसंख्या को आधार माना 15वें वित्त आयोग ने। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।